नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाई। आज हम इसी चैप्टर का, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं और ये तीसरा पार्ट है। और हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया, ध्यान से देखिए तो मेरी गारंटी है। अब देखो भैया, चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, बता देती हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे आपको समझ में आ जाए। क्या आ जाए? समझ में आ जाए। ठीक है। अब देखिए, हम जब ये वीडियो स्टार्ट करेंगे तो हम इस वीडियो को, पहले हमने पढ़ा दिया सब कुछ, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार क्विक माइंड मैप करते हैं ताकि हमें ये सारा कुछ याद हो जाए। अब वीडियो में मैं कहती हूँ गाने वाले चलते रहेंगे और आप ये कहोगे कि ये गाने तो कभी सुनाती ही नहीं है, कैसी लड़की झूठ बोल रही है। झूठ बोले कौवा काटे, इसीलिए चलो आपको स्टार्टिंग में गाना सुनाती हूँ। मेरी आवाज थोड़ी कौवे जैसी है तो आप मेरी आवाज से मेरी पर्सनालिटी को प्लीज जज मत करिएगा। चलो पहले ही से हम थोड़ा सा हाथ में ले लेते हैं। चलिए आपको आज गाना सुनाती हूँ। मेरा गाना शुरू होता है अब। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, बुलों के शौके आज भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं। गाना खत्म होता है। इतना अच्छा गाना सुना दिया आपको। मेरी पर आवाज खराब है, कोई नहीं। अब हम अपना रिसोर्सेज जो है वो चैप्टर अब अपना शुरू कर लेते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर रिसोर्सेज जो है उनकी प्लानिंग किस प्रकार है। क्या प्लानिंग किस प्रकार है, चलो जानते हैं। देखो भैया, रिसोर्सेज प्लानिंग, क्या रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, मतलब रिसोर्सेज की प्लानिंग कहां पर? हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, सोने की चिड़िया में। चलो अब ये रिसोर्सेज की प्लानिंग के 3 प्रकार हैं। ठीक है। सबसे पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जिसके सामने काला टिक्का बना हुआ है, मतलब ये महत्वपूर्ण है, गहरी बात। क्या है ये? गहरी बात है। काला टिक्का गहरी बात है। ठीक है। चलिए सबसे पहला जो है, सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो भैया। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब जब हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते, पहचानते, भाई तेरा नाम माही है, अच्छा तेरा नाम माही है तो वो तो तू ही है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना उसके नाम से। हाँ जी। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेकिंग लिस्ट। ठीक है। मेकिंग लिस्ट, लिस्ट वो वाला लिस्ट नहीं, कम नहीं, लिस्ट वो जिस लिस्ट होती है जिसमें सबके नाम लिखे होते हैं, उस तरीके से। ठीक है। तो यहां पर ये बताया गया है, ये बताया गया है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, इसका मतलब मेकिंग लिस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस अ रीजन। देखो भैया, मैं बताऊंगी किस तरीके से ये समझना है और इसको किस तरीके से आप अपने दिमाग में रख सकते हो। ठीक है। खांसी वासी आ जाते हैं। चलिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि भाई रिसोर्सेज ये कहां पर मिल रहे हैं। भाई पैन चल जाए मम्मी मारे। चलो भैया, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री मतलब हम पता लगाएंगे कि कहां पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं और उसकी लिस्ट बना लेंगे। क्या करेंगे? पहले भाई हमने आइडेंटिफाई किया इस एरिया में क्या मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री। आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कोई भी चीज को, उसकी लिस्ट बना ली। जैसे भाई भैया ये देखो भैया, मैंने लिस्ट बना ली, इस तरीके से लिखा हुआ है, लिस्ट बना ली। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसकी लिस्ट बना ली। और कहाँ आइडेंटिफाई किया? अक्रॉस द रीजन ऑफ अ कंट्री, कंट्री में ही तो आइडेंटिफाई, धरती पर ही तो आइडेंटिफाई करोगे, आसमान में आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ी ना जाओगे, कैसी बात करते हो। अब अगला देख लो, दिस इन्वॉल्व सर्वे, मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव। देखो भैया यहाँ पे है क्वालिटेटिव, इसका मतलब देखो
सबसे पहले ये होने के बाद क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, लिस्ट बना ली, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, लिस्ट बना ली, एक रीजन के अक्रॉस में ही लिस्ट बनी, ठीक है। अब हमने वहां पर बनाई है लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बनाई है। अब हम क्या करेंगे, वहां पे सर्वे करने के लिए जाएंगे, भाई है तो है यहाँ पे रिसोर्सेज है, कोल है, माइन है, कौन सा रिसोर्स है, आयरन है, कॉपर है, क्या है, ठीक है। हम सर्वे करने के लिए तो जाएंगे, हाँ जी, सर्वे करने के लिए जाएंगे, ठीक है, और उस एरिया को मैप में बना लेंगे, ठीक है। इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स जो है उनकी प्लानिंग की जाती है, कैसे निकाले जाते हैं बता रही हूँ मैं, ठीक है, और उसके मैप बना लेंगे, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट, हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब उसकी कैसी क्वालिटी है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, मतलब क्वालिटी मतलब टी शर्ट अच्छी क्वालिटी ब्रांडेड पहन रखे, जा रहे पहन रखे, ओके भैया। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब किसी भी कोई भी आप चीज लाते हो, जैसे कि आपने क्या किया, केला खरीदी तो 2 दर्जन केला खरीदी, कितनी भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव वो क्या है, उसकी क्वांटिटी है, दर्जन उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेट लगाते हैं और उसको मेजर करते हैं, ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटी का एस्टिमेट लगाकर उसे मेजर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है, ओके। आइडेंटिफिकेशन क्या, अब देखो इसको तो एक बार देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, अब मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझा रही हूँ, समझो पहले देखो। सबसे पहले here भाई आई आइडेंटिफाई समथिंग, मैंने कुछ खोज की है, मैंने कुछ खोज की है। अच्छा तुमने जो खोजा है क्या तुम उसकी लिस्ट बनाकर लाए हो, यस 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 यस, चलो वहां पर सर्वे करने चलते हैं, ठीक है चलो चलते हैं, मैं मैप बना लेता हूँ, तुम क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेट लगा लेना, ठीक है, मैं क्वालिटी क्वांटिटी का एस्टिमेट लगाकर मेजर कर लूंगी। यही बात तो सारी बात कह रही मैंने, इतनी आसान तो ये थी, बताओ अब ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, और वो ये कहाँ पे होगा, एक रीजन के अंदर होगा, कंट्री के रीजन के अंदर। उसके बाद क्या, हम उस रीजन को सर्वे करने के लिए जाएंगे, उसका मैप बना के लेंगे, भाई इतने रीजन में मिल रहा है, ठीक है, सर्वे करके मैप बना के लाएंगे, ठीक है, सर्वेइंग एंड मैपिंग। फिर वहां पे देखेंगे कितनी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी में वो मिल रहा है, ठीक है, उसका एस्टिमेट कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेशन, गुणा जमा भाग, ये कैलकुलेशन, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ओके भैया। जहां भी समझ में ना आए तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है, उस रिसोर्सेज मतलब ये, फिर हम उसे मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये खूबसूरत सा, पता है मैं ऐसे क्यों लिखती हूँ, मैं ऐसे इसलिए लिखती हूँ कि भाई जब आप इस तरीके, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, कलर्स अलग अलग है, ठीक है, 3 कलर्स, 3 का यूज करेंगे, ठीक है, तो उससे एक माइंड मैप बन जाता है जिसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो आप जब भी अपनी कॉपी कापी बना रहे हो तो ऐसे बनाना भाई, समझ में आ जाए, ठीक है, कैसे बनाना है, समझ में आ जाए, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी जो है ना वो बनानी है, आपकी जो नोटबुक है, फेयर नोटबुक है, रफ नोटबुक है, ठीक है, तो वो आपको बनानी है। अब देखिए, इन्वॉल्व अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर भाई ये करने के बाद हम क्या करते हैं, ये कर लिया हमने सारा काम, उसके बाद हम करते हैं, देखो इन्वॉल्व द प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्या एक प्लानिंग स्ट्रक्चर है, प्लान है भाई, ये इतना पढ़ने से हमें क्या पता चल गया कि हमने मैप बना रखा है, क्वालिटी क्वांटिटी मेजर भी कर रखी है भाई, हाँ, प्लान मतलब प्लान तो प्रॉपर कर रखा है, वहां पे अटैक करने का, खोद के निकालने का, हाँ जी, एंड्योर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी वहां पे अब एप्रोप्रिएट हो, मतलब वहां पे लगे, ठीक है, एंड स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स मतलब वहां पे जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, स्किल्स है मतलब स्किल्ड लोग लेके जाएंगे जिनकी, और हाई टेक्नोलॉजीज के साथ, ठीक है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से सेटअप करेंगे, ठीक है, और वहां पर हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, और वहां से हम अपना रिसोर्स जो है उसे डेवलप करेंगे, ठीक है, निकाल के उसे प्रॉपर प्रोसेसिंग करेंगे ताकि वो रिसोर्सेज में डेवलप हो। जैसे कि हमने क्या किया, आयरन लिया, आयरन खोद के निकाल लिया, इस प्रोसेस में कर लिया, सबसे पहले देखा भाई, आइडेंटिफाई कर लिया, लिस्ट बना ली, इस रीजन में मिल रहा है, ठीक है, एक कंट्री के रीजन में मिलेगा, ठीक है, वहां पे जाके सर्वे करा, मैप बनाया, ठीक है, सर्वे करा, मैप बनाया,
क्वालिटी देखी भाई अच्छी क्वालिटी का है, क्वांटिटी भी बड़ी बहुत बढ़िया है, कति अच्छा, ओके भाई क्वालिटी भी बढ़िया है, क्वांटिटी बढ़िया है, इसका एस्टिमेट लगा के हम आगे चल दिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पास क्या है, प्लान स्ट्रक्चर है भाई, ये करना है ऐसे करना है, ठीक है। तो प्लान स्ट्रक्चर एंड्योर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब हम क्या करेंगे, जब हम वहां पे काम करने के लिए जाएंगे तो हम अच्छी सी टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी सेटअप, इन सभी को लेके जाएंगे। अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ पे क्या हो, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, उसके लिए उसे सुटेबल हो, ठीक है, उसको निकालने के लिए, ठीक है। अच्छे स्किल वाले लोग लेके जाएंगे, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल के साथ तालमेल बैठाएंगे ताकि रिसोर्सेज का क्या हो सके, डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ये समझ में आया। प्लान तो है ही, क्या करना है, टेक्नोलॉजी स्किल्स और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है ताकि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो सके। सीधी सी बात, दोबारा पढ़ लो, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। प्लानिंग स्ट्रक्चर हमारे पास है ही, ठीक है, प्लानिंग स्ट्रक्चर वी हैव दैट, ठीक है, हमारे पास वो है। हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल्स इंस्टीट्यूशनल सेटअप एप्रोप्रिएट क्वालिटीज के साथ, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो सके। 3 बार रिपीट कर दिया, आप समझ में ना आया तो दोबारा बताऊं, दोबारा करके दिखाऊं, ठीक है। हाँ जी, अब फिर क्या करते हैं, थर्ड जो प्रोसेस हम अपनाते हैं, हम रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लानिंग को क्या करते हैं, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग, विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज की डेवलपमेंट प्लानिंग है, ठीक है, रिसोर्स किस तरीके से डेवलप होगा, ठीक है, वो जो प्लानिंग है ना, उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग से हम क्या करते हैं, उसे क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पर और जो डेवलपमेंट है रिसोर्सेज किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, ये वाला थोड़ा सा पोर्शन है जो थोड़ा कम समझ में आता है, इसे याद करना पड़ता है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, मैच करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग को, जो भी हमने यहाँ से रिसोर्स किया, इंप्लीमेंट हुआ यहाँ से रिसोर्स, उसको एट नेशनल लेवल पर हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ जाना है, इंडस्ट्रीज में जाना है, इंडस्ट्रीज नेशनल लेवल्स पर होती हैं, ठीक है। तो उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ हम क्या करते हैं, मैच करते हैं कि भाई हाँ ऐसा डेवलप हो गया है कि नहीं हो गया, ठीक है, पूरे नेशन के लेवल पर उसे देखते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, आइडेंटिफाई करके लिस्ट बनाना, फिर वहां पे जाके सर्वे करते हैं, मैप बनाते हैं, और क्या करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी का एस्टिमेट लगाते हैं, उसे मेजर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लान स्ट्रक्चर हमारे पास है, क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी और स्किल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं रिसोर्सेज को। उसके बाद मैच द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लानिंग, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग है उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ हम क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतने में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आया, उसे आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए वो उस पर बनाई जाएगी, या फिर उसको आपको स्पेशल आंसर उसका दिया जाएगा, ठीक है। कुछ भी यदि समझ में ना आया तो बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिए, आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च फर्स्ट 5-year प्लान। अब जो भारत है, क्या हमारा भारत, उसने पहला 5 साल का योजना एक बनाई, ठीक है। उसमें क्या करा भाई, उसमें उसने क्या करा, अचीव द गोल्स, उसने रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज उसको उनकी अचीवमेंट के लिए, रिसोर्सेज जो है ना उनकी डेवलपमेंट के लिए बनाया था, ताकि रिसोर्सेज क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो इंडिया ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च किया, ताकि अचीव कर सके किनको, रिसोर्सेज को, मतलब रिसोर्सेज जो है उनको डेवलप कर सके, उन्हें बढ़ा सके, ठीक है। ये समझ में आया, ये लिखा हुआ है, छोटा सा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, ये जो मैंने बताई गहरी बात है, ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, देखो अब ये कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पहले मैं बता देती हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वाइटल फॉर डेवलपमेंट, देखो कोई भी रीजन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, रीजन, ठीक है, रीजन, दिस स्टैंड्स फॉर रीजन, ठीक है। कोई भी रीजन है, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट है, होना है, तो वहां पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पर यदि मान लो वहां पे रिसोर्सेज तो है, पर ना ही टेक्नोलॉजी है, ना ही स्किल्स है, ना ही इंस्टीट्यूशन है, तो क्या वहां पे डेवलपमेंट होगी? आंसर इज यस, नो, आंसर इज नो। क्यों भाई, क्यों?
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की, ठीक है, वो जरूरी तो है, पर यदि अवेलेबिलिटी किसकी नहीं हुई, टेक्नोलॉजी की नहीं हुई, ठीक है, टेक्नोलॉजी की नहीं हुई, इंस्टीट्यूशंस की नहीं हुई, और किसकी नहीं हुई, स्किल्स की नहीं हुई, ठीक है, स्किल्स की नहीं हुई, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हिंडर डेवलपमेंट। कितना सुंदर लिख रखा है, समझाने के लिए लिख रखा है। हिंडर डेवलपमेंट मतलब उससे क्या होगा, डेवलपमेंट के अंदर बाधा आएगी। जरूरी नहीं है कि फिर वहां पे रिसोर्सेज है तो वो डेवलप ही हो। अब एक स्टोरी सुनाती हूँ, देखो एक चीज सोचना, इसमें सोचो, देखो हमारा बिहार और जो झारखंड है, ठीक है, वहां पे कोल और मिनरल्स इतने मिलते हैं, ठीक है, कोल और मिनरल्स मिलते हैं भाई, क्यों नहीं मिलते हैं, तो वो इतना इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों है, ठीक है, तो जहां पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, ठीक है, और पंजाब और हरियाणा में क्या है, जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है, पर जो रिसोर्स वो वहां पे डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो बात को सुनना ध्यान से कि बिहार में, ठीक है, जो बिहार है और जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, बिहार और झारखंड, यहाँ पर क्या मिलता है, कोयला, जिसे हम कोल कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोल और मिनरल आपको मिलेगा, कोल मिलेगा और मिनरल मिलेगा, ठीक है, मिनरल ये मिलेंगे, ठीक है, पर यहाँ का जो ये क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड है, मतलब यहाँ पे गरीबी ज्यादा है, ठीक है, क्या है, गरीबी ज्यादा है, ठीक है, हाँ जी। पर देखिए एक बात देखिए कि जो हरियाणा है और जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे तो ना ही कोल ज्यादा मिलते हैं ना ही मिनरल ज्यादा मिलते हैं, तभी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका ये आंसर मैंने आपको बताया है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिकली रिच, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और स्टोरी सुना देते हैं, अगला जो पैराग्राफ है आपको उसकी स्टोरी सुना देते हैं। देखो भैया, हमारा जो भारत है ना वो सोने की चिड़िया कहलाता था, क्या कहलाता था, सोने की चिड़िया, चिड़िया चिड़िया, सोने की चिड़िया, ठीक है, कहलाता था। पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे आए और हमें लूट ले गए, क्या किया, रिसोर्सेज जो है ना, हमारे जो रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा मिलते थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भाई रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो गए हमारी तरफ, अट्रैक्ट हो गए। अब क्या किया उन्होंने, जब वो आए उनके पास थी टेक्नोलॉजी, हमारे पास नहीं थी टेक्नोलॉजी, भाई हम इतने समझदार नहीं थे, हम थोड़े से लल्लू टाइप के थे, ठीक है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास क्योंकि टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर दिया, आयात निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लग गए, मतलब इंडिया से अपने वहां ले गए, ठीक है। अब वो जब ले गए तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी वहां पे यूज हुई, जब वो अपने रिसोर्सेज को ले गए तो उन्होंने देखा कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन कहा गया, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की जरूरत भी होगी, ठीक है। देखो भैया, कोई भी रीजन है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या ओनली क्या जरूरी नहीं होता, ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे जो फ्रेजेस हैं उन्हें देखा है कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। अब कोई भी रीजन है उसकी डेवलपमेंट यदि आप करोगे तो क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, स्किल चाहिए, और वहां पे कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस वाले लोग होने चाहिए कि भाई बता सके यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है इतना। अब जो आगे का कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो हम आगे देख लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्या है मतलब रिसोर्सेज को कंजर्व कर दे रखने की क्या जरूरत है, अब हम रिसोर्सेज को बचा के क्यों रखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, रिसोर्सेज इज वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, मतलब कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए रिसोर्सेज की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है, उसके लिए क्या होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जैसे कि मान लो कि आप सोना लाते हो, ठीक है, तो वो क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है, आप अपनी डेवलपमेंट के लिए उसे लाए हो, मतलब आपका विकास हो, ठीक है, वो सोना है, अगले साल उसका रेट और इंक्रीज हो जाएगा, क्या पता डिक्रीज भी हो जाए, ठीक है,
तो वो डेवलपमेंट और लॉस दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी चीज की डेवलपमेंट के लिए, बट irrational consumption and overutilization of resource may lead to social, economic and environmental problems। देखिए यहां कहने का ये मतलब है कि जो irrational consumption है, मतलब जो अनडिस्क्रिमिनेट यूज हम उसका कर रहे हैं, ठीक है, एंड ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है, ज्यादा यूज कर रहे हैं और इरैशनल यूज कर रहे हैं, मतलब जो काम में नहीं लाया जा रहा और वो यूटिलाइज भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मे लीड टू सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है, समाज में प्रॉब्लम्स आती है, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं रिसोर्सेज की लैक के कारण, जब हम उसे क्या करते हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और या यूटिलाइज कर रहे हैं पर इरैशनल कंजप्शन उसका हो रहा है। देखिए दोबारा देखते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हमने ये पढ़ा कि भाई रिसोर्सेज को बचा के रखना जरूरी है। अब क्यों बचा के रखें, हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं, तो रिसोर्सेज जो है वो क्या करवाते हैं, किसी भी चीज की डेवलपमेंट में हेल्प करवाते हैं, सीधी सट बात है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जब हम ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन मतलब ज्यादा यूज करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का और मतलब इरेगुलर कंजप्शन करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। रेगुलरली कंजप्शन नहीं हो रहा है, इरेगुलर कंजप्शन हो रहा है, भाई नहीं चाहिए तभी भी चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज इरेगुलर कंजप्शन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई बचा के रखना रिसोर्सेज जरूरी है, यस। टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। अब भाई मानो रिसोर्सेज है, ठीक है, हमें पता है कल खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आज का खाना रात का बचा के रखेंगे ना। तो उसी तरीके से रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें पता है कि रिसोर्सेज अगले समय में नहीं होंगे, तो इसी वजह से हमें उसका कंजर्वेशन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो फ्यूचर जनरेशन में उपलब्ध हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो हम यदि उनको कंजर्व कर ले तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। तो इसीलिए उसका कंजर्वेशन जरूरी है, किसका, रिसोर्सेज का। ओके, अब देखिए गांधी जी जो है ना, उन्होंने इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। ये हमारे गांधी जी ये कह रहे हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। वाह, कितनी शानदार बात कही है। इसका मतलब पता है, देखिए देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, यहां पर पर्याप्त है सभी की जरूरतों के लिए, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, पर किसी के लालच के लिए नहीं है, ठीक है, लालच के लिए नहीं है। अगर आप मान लो कोई एक स्टोर है, ठीक है, कोई एक स्टोर है जहां पे खाना देते हैं, ठीक है, यदि वहां पे आप जाके क्या करते हो, खाना मांगते हो, ठीक है, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग इसका उनका मानना ये था कि यहां पर यदि आपको अपना पेट भरना है तो आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है, आपके लिए पर्याप्त है, बट आप यहां का खाना जो है वो यहां पर पैसे में बेच रहे हो, तो वो आप अपने लालच के लिए बेच रहे हो ना, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है, तो उसके लिए नहीं है, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सा तो क्वेश्चन था, आंसर नहीं, की पॉइंट, ठीक है। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया। ओके, कंजर्वेशन समझ में आ गया, गांधी जी ने क्या कहा ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड, भूमि संसाधन, हमें पता है जितनी भी चीजें हैं वो सारी लैंड पर हो रही हैं, पेड़ भी लैंड पर उगते हैं, हम भी लैंड पर खड़े हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स भी लैंड पर बनती है, सब कुछ ही तो लैंड पर हो रहा है, ठीक है। तो लैंड एक कितना महत्वपूर्ण रिसोर्स है, आप इसे समझ सकते हो ना। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले जो लैंड रिसोर्सेस हैं, जैसे इंडिया है, ठीक है, भारत है महान, इंडिया हैव वेरियस ऑफ रिलीफ फीचर्स, हमारे भारत में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। क्या है, रिलीफ फीचर्स हैं।
अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स, जैसे कि कुछ एरिया है जहां पे माउंटेन्स है, कुछ एरिया है जहां पे प्लेन है, समतल है, ठीक है, कुछ एरिया है जहां पे प्लेट्यूज मतलब उबड़ खाबड़ रीजन है, कुछ उठा हुआ फिर नीचे, कुछ उठा हुआ फिर नीचे, इस तरीके से। आइलैंड्स आपको पता ही, जो एरिया पानी से सराउंडेड हो, दैट इज आइलैंड, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीफ फीचर्स है भाई, कहीं माउंटेन खड़े हैं, कहीं प्लेट्यूज जा रहे हैं, ठीक है, कहीं प्लेन समतल मैदान है, खाली खाली दिख रहा है, ठीक है, कहीं पे आइलैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 43% जो है टोटल एरिया, टोटल 100% होता है, 100% में से 43%, ठीक है, ये प्लेन है। प्लेन मतलब उड़ने वाला हवाई जहाज नहीं, ये है प्लेन्स मतलब समतल मैदान। समतल मैदान जहां पे आपके एग्रीकल्चर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं, ठीक है, रोड्स वगैरह ये बने हुए होते हैं, ठीक है। वैसे माउंटेन्स पर भी तो रोड बनते हैं। तो देखिए प्लेन्स जो होते हैं ये कैसे, इनके यूजेस क्या हैं? तो प्लेन जो है ये कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्रीज की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं। मतलब भाई कोई समतल मैदान आपको मिल गया, खड़े हो जाओ, खेती कर लो, मेरा खेत है, ऐसे कह दोगे? हाँ, ओके, दैट इज राइट, क्योंकि वहां पे प्लेन रीजन है, एग्रीकल्चर तो होगा, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी वहां पे बना सकते हो, ठीक है। बट ऐसा पहले चेक कर लेना किसी की प्रॉपर्टी है तो नहीं तो पिटाई हो सकती है। यस, उसके बाद आ जाए माउंटेन के बारे में, आ जाता है माउंटेन के बारे में। माउंटेन जो है वो टोटल 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब 30% जो एरिया है वो माउंटेन से कवर है भारत में। माउंटेन कहां पर है? यूजुअली कहां पर है? माउंटेन्स हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में माउंटेन्स पड़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब 30% माउंटेन्स है। अब माउंटेन से क्या होता है भाई? गर्मी में बर्फ पिघलती रहती है, पिघलती रहती है बर्फ, तो नदियां जो है वो क्या होती हैं? बहती रहती हैं। तो ये क्या करता है? इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, मतलब कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो फ्लो होती रहती हैं, ठीक है। पेरेनियल फ्लो मतलब सालों साल चलती रहती है, 12 मास चलती रहती है, वो 12 मास मतलब 12 मंथ्स चलती रहती है, 12 मंथ्स तक, ठीक है। तो ये क्या करता है? पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, मतलब कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो चलती रहती हैं सालों साल, तो उन्हें हम पेरेनियल रिवर्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये माउंटेन्स से आ जाती हैं। उसके बाद माउंटेन जो है वो फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म प्रोवाइड करता है। माउंटेन्स में देखते हैं कुल्लू मनाली जा रहा है कोई, ठीक है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो माउंटेन्स को देखने के लिए तो जाते हैं, बर्फ को देखने के लिए तो जाते हैं, तो वहां पे टूरिज्म का एक्सपेक्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इकोलॉजिकल एक्सेप्ट, इकोलॉजिकल मतलब वहां का एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम इतना ज्यादा प्योर, इतना ज्यादा अच्छा होता है, वहां पे जाके इतनी अच्छी फीलिंग मिलती है, बहुत अच्छी। तो वहां पे इकोलॉजिकल जो एक्सेप्ट है वो भी क्या है? बहुत अच्छा है। तो माउंटेन्स का देख लिया कि माउंटेन्स 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, ये पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स इंश्योर करते हैं, ये टूरिज्म फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इकोलॉजिकल एक्सेप्ट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा, दैट इज प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स तो हो गया, प्लेट्यूज, ठीक है, प्लेट्यूज आ जाता है। अब देखिए जो प्लेट्यूज है वो 27% कंट्रीब्यूट करते हैं, 27% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो प्लेट्यूज, प्लेट्यूज क्या है? मतलब ऊबड़ खाबड़ रीजन है, कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, इस तरीके से ही तो है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको मिनरल्स, यहाँ पे आपको फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट ये मिलेंगे, ठीक है। जब आप प्लेट्यूज मतलब प्लेट्यूज जो रीजन्स होते हैं इनमें मिनरल्स बहुत मिलेंगे, देखना मिनरल्स इनमें बहुत मिलते हैं प्लेट्यूज में, ठीक है। कोलार माइंस जो कर्नाटका में है वहां पे कितने सारा गोल्ड मिलता है, ठीक है, तो मिनरल्स मिल रहे हैं और कोल और फॉरेस्ट भी है वहां पे, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम मिल रहा है, ठीक है, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो देखिए भाई हमने इसमें क्या पढ़ा, हम एक बार सोच लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलो, हमने पढ़ा सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। इसमें क्या बताया गया? भाई रिसोर्सेज को बचाना जरूरी है, नहीं बचाया तो खत्म हो जाएंगे। कल कौन सी रोटी खाओगे?
आज रोटी खा ली तो कल के लिए नहीं बचेगी, इसीलिए कल की रोटी बचा के रखो, मतलब ये है कहने का। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद बताया गया है कि इरेगुलर कंजप्शन, मतलब आप उसे ऐसे यूज कर रहे हो कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए आप उसे ओवर यूटिलाइज मत करो, जितना यूज में आना है उतना ही उसे यूज करो, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, किससे क्रिएट हो जाती हैं, जब हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर गांधी जी ने कहा है देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड बट देयर इज नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, सॉरी देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब भाई यदि आपका पेट भरना है तो उसके लिए आप कितना भी खाना खा लो, ठीक है, बट यदि आप जाकर उस खाने को कहीं बेच रहे हो तो वो आपकी लालच हुई ना, पैसे में बेचोगे, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है लैंड रिसोर्सेज के बारे में। इंडिया जो है उसमें बहुत सारे वेरियस फीचर्स हैं इंडिया में लैंड के, जैसे कि कुछ माउंटेन्स है, कुछ प्लेट्यूज है, कुछ प्लेन्स है, कुछ आइलैंड्स है। लैंड जो है उसके अंदर 43% प्लेन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, 27% प्लेट्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं, 30% माउंटेन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारे प्लेन्स है वो 43% है और वहां पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे माउंटेन्स है वो 30% है और वहां पे पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, ठीक है। पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स मतलब जो रिवर्स सालों साल बहती रहती है वो होती है। टूरिज्म एक्सेप्ट प्रोवाइड करता है और क्या करता है, इकोलॉजिकल एक्सेप्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने देख लिया लास्ट जो है प्लेट्यूज के बारे में, कि प्लेट्यूज जो होते हैं वो मिनरल्स में, फॉसिल फ्यूल्स में, कोल्स में, फॉरेस्ट में, पेट्रोलियम में, इनमें बहुत ज्यादा रिच होते हैं, ठीक है। ओके, ये इसमें यदि कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, अपने डाउट अपने माइंड में मत रखा करो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पार्ट और कवर करेंगे, ठीक है, फिर क्योंकि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। इस चैप्टर का एक एक पॉइंट यदि एक भी मार्क्स नहीं कटाना चाहते तो इसको मतलब मैं इसे डिटेल से इसलिए बना रही हूँ ताकि एक भी पॉइंट का नंबर ना कटे, ठीक है। अब जो बाकी पार्ट है वो हम अगली वीडियो में नहीं इसी वीडियो में देखेंगे और जो क्विज टाइम होगा वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए अब हम आ गए हैं लैंड की यूटिलाइजेशन पर। भाई ये लैंड क्या है, लैंड को जमीन कहते हैं, ओके। यूटिलाइजेशन क्या है, यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आप उसे किस तरीके से यूज करते हैं, मतलब लैंड को हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई ये, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला तो आ जाता है फॉरेस्ट, मतलब हम लैंड को एज अ फॉरेस्ट भी यूज करते हैं। कुछ एरिया है वहां पर उगे हुए हैं पेड़ पौधे, तो वो क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। जंगल देखे हैं, ठीक है, तो वहां पे पेड़ पौधे तो उगे होते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट देखा है, वहां पे पेड़ पौधे तो उगे, ठीक है, तो ये इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट का मतलब होता है such a large area on which the trees are grown on in a large amount, ठीक है। मतलब ऐसा एरिया जहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक बड़े अमाउंट में ग्रो होते हैं। बड़े अचंभे की बात है ना, हमारे यहाँ तो देखने को नहीं मिलते, पर फॉरेस्ट इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आता है फर्स्ट टाइप हो गया, ये कौन सा, फॉरेस्ट, ये हमारा पहला टाइप था, ठीक है। उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ये कह रहा है कि ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेशन का मतलब जोतना, ठीक है, जोतना, वहां पे कल्टीवेट करना, ठीक है। तो देखो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन मतलब ऐसा लैंड जहां पे हम क्या नहीं कर सकते, जहां पे हम अपनी फसल नहीं उगा सकते, तो वो लैंड इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। देखो फर्स्ट आता है बैरन एंड वेस्टलैंड, सेकंड आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज।
बैरन एंड वेस्टलैंड मतलब जो बंजर भूमि होती है, ठीक है, बंजर भूमि होती है, खराब भूमि होती है। जैसे कि मान लो बंजर भूमि कैसी होगी, बंजर भूमि होगी जिसके ऊपर हम नहीं उगा सकते कुछ भी, जैसे गेहूं नहीं उगा सकते, राइस नहीं उगा सकते, पेडी क्रॉप्स नहीं उगा सकते। तो ये जब हम जिस एरिया पर नहीं उगा सकते हैं तो वो आ जाता है बैरन वेस्टलैंड में, ठीक है भाई। वो तो बंजर भूमि है, वो तो खराब भूमि है, उस पर तो कुछ उग ही नहीं सकता, ठीक है। ये आगे समझ में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, मतलब ऐसा लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए है। देखो इसमें क्या आएगा, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे घर में, सबके घर में कूड़ा होता है, ठीक है, कूड़ा उत्पन्न होता है, उसे डस्टबिन में डालते हैं, फिर क्या करते हैं, कूड़े वाली गाड़ी आके उसे ले जाती है, ठीक है। वो जो कूड़ा है वो कौन सी जगह पे है, एक लैंड पर गिरा हुआ है। अब वो जो लैंड है तो वो भी क्या हो गया, एग्रीकल्चर के लिए तो यूज नहीं हो रहा, ठीक है, किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा, तो वो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जहां पे रोड्स बने हुए हैं, जहां पे बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। इतना समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट जो है इसका भाई, तीसरा पार्ट, कि भाई तीसरा कौन सा लैंड होता है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फ्लो लैंड। देखो फ्लो लैंड क्या होते हैं, ऐसे लैंड जो कि जहां पे क्या नहीं कर सकते हम, जहां पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता तुरंत, ठीक है, कल्टीवेशन जहां नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, मतलब इन्हें पहले उसे तैयार करना पड़ता है, वो खराब होता है, ठीक है, उसे प्रिपेयर करेंगे, फिर वो फ्लो लैंड जो है उसको हम एक कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। फ्लो लैंड समझा दिया क्या होता है। फ्लो लैंड वो होता है जहां पे आप तुरंत कल्टीवेट नहीं कर सकते, लाओ ट्रैक्टर लाओ ये भी जोत दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर क्या आते हैं, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसे लैंड बाकी, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये तो कल्टीवेशन के लिए है ही नहीं। उसके बाद आता है ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब ऐसे लैंड और भी लैंड है जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं हो रहे। जैसे कि मान लो, जैसे कि पशु है, उन्हें चराने लेके जाते हैं, तो वो क्या है, वो भी तो एक लैंड है, वहां पे क्यों नहीं आप कुछ उगा देते, ऐसा हो सकता है ना। ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। पेस्चर होता है चरवाहा, जहां पे चराते हैं, ठीक है, जहां पे चरती है, भैंसे चरती हैं, गाय चरती हैं, वो होता है पेस्चर लैंड, ठीक है। ग्रेजिंग लैंड मतलब जो एक बड़ा सा एरिया है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, कि जहां पे जो चरने की भूमि होती है, ठीक है, मतलब जहां पे घास उगी हुई होती है, वहां पे भैंसे जो भी है वहां पे जाके चरती है, ठीक है, तो वो आ जाता है ग्रेजिंग लैंड के अंदर या फिर पेस्चर लैंड के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्यों नहीं फसल उगा लेते, यहाँ पे क्यों नहीं फसल उगा लेते, क्यों वेस्ट कर रखा है ये लैंड, ठीक है, बात है ना। ओके नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये इसका पहला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप। अब भाई ये मिसलेनियस क्या है, मिसलेनियस का मतलब होता है जब हम लैंड को प्रयोग करते हैं कुछ क्रॉप्स ना उगाने के लिए, पर कुछ मतलब कुछ अलग ही उगाने के लिए, जैसे कि बैम्बूज उगा दिए उस लैंड पर, ठीक है, तो बैम्बूज उगा रहे हैं, तो वो क्या है, हमने पेड़ उगाया, वो मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप के अंदर आ गया, मतलब ऐसी क्रॉप जहां पर हम खेती नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, नॉट इंक्लूडिंग द नेट शोन एरिया, नेट शोन एरिया आगे आके बताएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पर हम क्रॉप नहीं उगाते, पर ऐसे मतलब कुछ और क्रॉप ना उगाएं, बस बाकी कुछ भी कर लो, ठीक है, बाकी कुछ और जो चीजें हैं उन्हें उगा सकते हैं, बस हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें नहीं उगाते, ठीक है, जैसे कि बैम्बू हम यहाँ पे उगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेबल है तभी भी वो वेस्ट कर रखा है, ठीक है। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड मतलब ऐसा लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, मतलब वहां पे कल्टीवेशन कर सकते हैं पर वो वेस्ट क्यों है, क्योंकि हमने उसे 1 से या फिर 5 साल तक हमने उसे छोड़ रखा है, ठीक है। मोर देन 5 years मतलब 5 साल से ज्यादा हमने उसे उस पर भूमि, वो जो भूमि है ना उसके ऊपर हमने क्या नहीं किया, अभी तक तो जोता नहीं और अब तुरंत नहीं जोता जाएगा, ठीक है। तो जो कल्टीवेबल है पर भी उसे वेस्ट कर रखा है, 5 साल से उस पर फसल ही नहीं उगाई जा रही, तो वो कल्टीवेबल वेस्ट लैंड के अंदर आ जाता है। समझ आया।
हाँ तो बहुत अच्छी बात है ना। तो एक और बात देख लीजिए, एक होते हैं परमानेंट पेस्चर, ये कौन से बता रही हूँ, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड बता रही हूँ, फ्लो लैंड को छोड़कर। सबसे पहले आ जाता है पेस्चर लैंड। पेस्चर लैंड में क्या होता है, जहाँ पे पशु जो होते हैं उन्हें चराया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मिससेलेनियस ट्रीज क्रॉप, जहाँ पे मतलब क्रॉप ना उगा के कुछ और ही उगाया जाए, ठीक है, क्रॉप ना उगाए कुछ और ही, घास उगा दी, ठीक है, क्रॉप नहीं उगा रहे ना पर घास उगा दी, ठीक है, ये इसमें इतना समझ में आ गया, ठीक है, बैम्बूज उगा दिए। उसके बाद कल्टीवेबल वेस्टलैंड, जहाँ पे कल्टीवेशन हो तो सकती है पर हम कर ही नहीं रहे हैं, हो सकती है पर कर ही नहीं रहे हैं। अब बताओ, ये जो है 5 साल के लिए छोड़ रखा है, अब तुरंत आके कौन भाई ट्रैक्टर लाओ अभी टिलर मारो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये कल्टीवेबल तो है पर इसे वेस्ट बना रखा है 5 साल तक, इसमें कोई भी क्रॉप ना उगाकर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ये 4th पार्ट है फ्लो लैंड। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, देखिए फ्लो लैंड का मतलब होता है ऐसा लैंड जहां पर जो वेस्ट लैंड होता है ना वो होता है फ्लो लैंड, मतलब जहां पे आप क्रॉप्स नहीं उगा सकते, ठीक है, क्रॉप्स उगा तो सकते हो पर तुरंत नहीं उगा सकते, ठीक है, तो वो क्या आ जाते हैं, फ्लो लैंड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, फ्लो लैंड के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि एक होता है करंट फ्लो जो अभी अभी फ्लो हुआ है, एक होता है अदर देन करंट फ्लो, ठीक है, जो करंट फ्लो है उससे हटकर, ठीक है। करंट फ्लो क्या होता है, मतलब ऐसा लैंड, ठीक है, जो कि मतलब देखो फ्लो हमने समझा कि वेस्ट लैंड होता है, ठीक है, फ्लो एंड वेस्ट, फ्लो वेस्ट लैंड, बैरन लैंड, ठीक है, जहां पे क्रॉप्स नहीं उगाई जा रही। तो अगर करंट फ्लो नाम आता है तो उसका मतलब क्या है कि वो जो है वो अभी अभी वेस्ट हुआ है, ठीक है, वो लैंड अभी अभी वेस्ट किया गया है, मतलब ऐसा लैंड जिस पर कल्टीवेशन नहीं हो रही है, कल्टीवेशन नहीं हो रही है 1 साल या 1 साल से कम के लिए। मान लो एक भूमि थी, ठीक है, वो थी भाई अच्छी भूमि थी, आप उसमें कल्टीवेशन कर सकते थे, पर आपने 1 साल या फिर 6-7 महीने उस पर कल्टीवेशन नहीं की तो वो फ्लो लैंड में कन्वर्ट हो गया। आया समझ? अब हो गया क्लियर, चमक गया, ठीक है। देखिए लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 साल तक आपने उसमें कल्टीवेट नहीं किया तो वो करंट फ्लो लैंड के अंदर आएगा, ठीक है। 1 साल तक हम उस पर कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, टिलर नहीं मार रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा करंट फ्लो लैंड के अंदर। उसके बाद आता है अदर देन करंट फ्लो, मतलब करंट फ्लो से हटकर, मतलब करंट फ्लो जो अभी अभी हुआ है और फ्लो मतलब जो पहले हो चुका है, जैसे कि अदर अनकल्टिवेटेड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब ऐसा लैंड जिसे 1 से 5 साल के बीच तक, मतलब 3 साल के लिए, 2 साल के, या 5 साल के, या 1 साल के लिए, हम उसे 1 साल के लिए तो नहीं आएगा, मतलब 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आ जाएगा, जहां पर हमने उसके ऊपर कोई भी क्रॉप नहीं उगाई, 5 साल तक क्रॉप ही नहीं उगाई, तो वो किसके अंदर आया, अदर देन करंट फ्लो के अंदर आया, ठीक है, समझ में आया? बोर तो नहीं हो रहा, बोर हो तो बता देना, अगली वीडियो में बिल्कुल भी अगर बोर हो रहे हो ना तो लिख देना, मैं अगली वीडियो में और कहानियां सुनाऊं, ठीक है। ओके, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर, ये समझ में आ गया। फ्लो लैंड मतलब ऐसा लैंड जो कि वेस्ट है, करंट फ्लो मतलब जो अभी अभी वेस्ट करने लगे हैं, जो कि 1 साल से उस पे कल्टीवेशन नहीं हो तो वेस्ट हो गया, ठीक है। और अदर देन करंट फ्लो मतलब ऐसा लैंड जिसमें 5 साल से कल्टीवेशन नहीं हो रही है, तो वो आ जाता है अदर देन करंट फ्लो लैंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 5th पार्ट है वो आ जाता है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया का मतलब द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर शोन एंड हार्वेस्टेड, मतलब मानो देखो भैया, यहाँ पे है हमारा एक खेत, ठीक है, अपना खेत, हमारा खेत, ठीक है, ओके, ये है हमारा खेत, ठीक है। उसके बाद यदि हम यहाँ पे उगाते हैं क्रॉप, ठीक है, क्रॉप उगाई कोई भी, ठीक है, ऐसे क्रॉप उगा दी, ठीक है, क्रॉप उगा दी, उसके बाद हमने क्या किया, इसे हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, हार्वेस्ट किया, अगले साल नहीं, मतलब 1 साल में 2 बार क्रॉप उगाई जाते, कोई तो 3 लगा देते हैं, ठीक है, जेड क्रॉप भी उगा देते हैं, तो अगले साल दोबारा, मतलब अगले साल नहीं, कुछ महीनों बाद दोबारा क्रॉप उगाई, ठीक है, और फिर उसे काट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही हमने 2 बार क्रॉप उगाई, क्या किया, 1 साल के अंदर ही 2 बार क्रॉप उगाई गई। अब 1 साल के अंदर जब 2 बार क्रॉप उगाई गई तो लैंड तो एक ही था, ठीक है। नेट शोन एरिया मतलब जहां पर आप उगा रहे हो, ठीक है, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड विद लैंड
ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। मतलब लैंड तो यही है, ठीक है, पर 2 बार क्रॉप उगा दी, तो ये हो गया नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया मतलब जब आपने 2 बार क्रॉप उगाई तभी भी एक ही बार काउंट होगा। मान लो कोई बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया, एक साल में 5 बार क्रॉप उगाई, और नेट शोन एरिया के अंदर जब हम नेट शोन एरिया निकालेंगे उसका कि भाई तुमने कैसे क्रॉप उगाई, कितनी क्रॉप उगाई, तो वहां पर आएगा कि भाई एक बार ही हमने नेट शोन एरिया किया है। मतलब कितनी बार भी उगा लो पर नेट शोन एरिया में तो एक ही बार काउंट होगी यदि सेम लैंड है तो, ठीक है। भाई कोई जमीन है उसके ऊपर क्रॉप उगा रहे हो, अगली कुछ महीने बाद उसी जमीन पर क्रॉप उगा रहे हो, तो नेट शोन एरिया यदि उसका निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि हमने उसी लैंड पर क्या किया है, दोबारा कल्टीवेट किया है, ठीक है। ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप एरिया होता है एक बार उगा ली, ठीक है, उसके बाद अगले महीने जब हम उसे उगाएंगे या अगले कुछ समय बाद हम जब उसे उगाएंगे, ठीक है, दूसरी बार उगा ली, ठीक है, फिर एक और बार उगा ली, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 बार उग गई फसल, 3 बार उग गई, 3 बार कट गई, तो यहाँ पर ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर ये 3 बार काउंट होगी, 3 बार काउंट। मतलब ग्रॉस क्रॉप एरिया वो होता है जहां पर 3 बार अगर आपने फसल उगाई है तो वो तीनों बार ही काउंट होगी, ठीक है। बट नेट शोन एरिया वो होता है जब आप कितनी बार भी फसल उगाते हो, 5 बार आपने फसल उगाई है तभी भी वो एक ही बार काउंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल एक्सटेंट ऑन विच ऑफ लैंड on which the crops are sown and harvested, ठीक है। समझ में आ गया नेट शोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये ओके, ठीक है। अब एक बार सारा देख लेते हैं। फॉरेस्ट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पैन गिर जाता है मेरा, फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले फॉरेस्ट जहां पे बहुत सारे जंगल होता है, दैट इज फॉरेस्ट, ठीक है। जंगल होता है मतलब जहां पे ज्यादा अमाउंट में ट्रीज ग्रोन होते हैं, दैट इज फॉरेस्ट। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वेस्टलैंड हो गया, और जैसे कि जहां पे बिल्डिंग्स बन गए, जहां पे रोड्स बन गए, जहां पे कचरे का जो डंप है वो इकट्ठा हो गया। उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फ्लो लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब जहां पे हम पशु चराने के लिए ले जाते हैं, जहां पे मिससेलेनियस ट्रीज क्रॉप उगाई गई है, और ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेबल वेस्टलैंड है, कल्टीवेबल वेस्टलैंड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप नहीं उगा रहे कितने सालों से, मोर देन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज्यादा साल से हम उसमें क्रॉप नहीं उगा रहे, तो वेस्टलैंड बन जाता है, ठीक है। पर कल्टीवेबल तो है, उसे अगर ठीक कर लो तो। फ्लो लैंड मतलब जो वेस्ट लैंड होता है वही फ्लो लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है करंट फ्लो, एक होता है अदर देन करंट फ्लो। करंट फ्लो में वो आते हैं जो अभी भी जो वेस्ट हुए, जैसे कि 1 साल से हमने उस पर क्रॉप नहीं उगाई तो करंट फ्लो हो गया, ठीक है। पर 5 साल से नहीं उगाई तो वो अदर देन करंट फ्लो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया उसे कहा जाता है कि जब हम जितनी बार भी क्रॉप उगाए काउंट वो एक ही बार। ग्रॉस क्रॉप एरिया उसे कहा जाता है जब हम जितनी बार क्रॉप उगाए उतनी बार ही वो काउंट हो, दैट इज ग्रॉस क्रॉप एरिया। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। देखो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप अपने मामा के जाते हो या भुआ के जाते हो, ठीक है, कहीं भी जाते हो, तो मामा के जाते हो तो आप सभी जो भी आपको मिले उसे मामा कहते हो, मतलब मामी कहते हो, ठीक है, अगर कोई लेडीज मिली तो, ठीक है। भुआ के जाते हो तो वहां पे आप भुआ जी कहते हो, ठीक है, सबको कहते हो ना, हाँ जी। पर अगर आप अपने पापा के रहते हो, ठीक है, तो आप सभी को पापा जी क्यों नहीं कहते, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, आप बताना, ठीक है। ओके, देखो, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब भाई लैंड कैसे, हमारे इंडिया में, हमारा भारत सबसे बहुत बढ़िया है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा तरीके हैं लैंड उगाने के, जैसे कि लैंड उगाने के नहीं मतलब फसल उगाने के तरीके अलग अलग है, ठीक है, तो हम उसे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो लैंड कैसे यूज होता है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो 2 तरीके से, एक फिजिकल फैक्टर है, एक ह्यूमन फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर मतलब फिजिकली लैंड कैसा है, उसकी टोपोग्राफी, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, क्लाइमेट वहां का कैसा है, उसमें सॉइल कैसा है वहां का, ठीक है, सॉइल में कैसे मिनरल्स है, तो वो क्या हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गया लैंड का, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर हो गया कि पॉपुलेशन, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया फिजिकल फैक्टर के लिए यूज होता है, जैसे कि क्रॉप्स उगाने के लिए यूज होता है लैंड, ठीक है। ह्यूमन की पॉपुलेशन भी किस पर रहती है, लैंड पर रहती है, ठीक है। डेंसिटी एंड कल्चर मतलब ह्यूमन फैक्टर
जो ह्यूमन के लिए हो, और फिजिकल फैक्टर मतलब फिजिकल एक्सटेंट किस तरीके का है, ठीक है, लैंड किस तरीके के हैं, टोपोग्राफी सबकी अलग है, क्लाइमेट सबके अलग है, सॉइल सबकी अलग है, कहीं पे ब्लैक सॉइल, कहीं पे एलुवियल सॉइल, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसे समझो कि लैंड एक तो यूज होता है कहाँ, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एक यूज होता है ह्यूमन के रहने के लिए, बस। फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर एग्जांपल इस तरीके से लिख देना, ये इतना समझना है इसमें, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बात। अरे भैया इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात है क्या भाई, मैं भी इसमें गलती करती थी, पता है, अब मेरा ठीक हुआ है जाके। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है, गौर फरमाइएगा, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल सारा जियोग्राफिकल एरिया हमारे भारत का क्या है बताना है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। पता है क्या होता है, मिस्टेक होती है कि 32.8 लिख देते हैं, पर है क्या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यदि आपके स्कूल में यदि एसएस मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, दोनों है, ठीक है, यदि हिंदी वाले से पूछोगे तो वो क्या बताएंगे, वो 32.8 बताएंगे, ठीक है। और इसके मिलियन नहीं लिखा होगा, उसके पीछे लाख लिखा होगा, ठीक है, इतना लिखा होगा। तो आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप यही याद रखो 3.28, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब रिपोर्टेड एरिया जो है हमारे भारत का वो 93% है। रिपोर्टेड एरिया मतलब जिस एरिया के बारे में हमें जानकारी है, ठीक है, मतलब जानकारी जितना एरिया हम जानते हैं, ठीक है, वो 93% है। नहीं भाई हम तो सारे भारत के बारे में जानते हैं, नहीं, सारे भारत के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि देखो जब हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जाते हैं तो बस हम वहां पे असम को जानते हैं, ठीक है, असम के ज्योग्राफिकल एरिया को जानते हैं, ठीक है, और वहां के जो आसपास का एरिया है, ठीक है, असम से आसपास जो स्टेट्स है ना उनके एरिया को हम अभी तक कंप्लीटली कवर नहीं कर पाए हैं, अभी तक उसे समझ नहीं पाए हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने थोड़ा थोड़ा लड़ रहा है वो हमसे, ठीक है, तो वो ले रखा है, तो उस रीजन को भी हम कवर नहीं कर पाए हैं, समझ में आया, ठीक है, वहां पे भी हम उसका मतलब जो रिपोर्ट है उसकी नहीं निकाल पाए कि भाई कैसा एरिया है वहां का, इसीलिए 93% है, ठीक है, ओके। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेट शोन एरिया सभी का अलग अलग होता है, ठीक है, नेट शोन एरिया, ठीक है, नेट शोन एरिया है भाई अलग अलग सभी का इंडिया के अंदर। जैसे कि 80% है हरियाणा और पंजाब के अंदर, मतलब नेट शोन एरिया 80% है, जहां पे आप क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है, वो एरिया 80% है। पर यदि हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार में देखें तो नेट शोन एरिया बस 10% है, ठीक है, जिस पर क्रॉप उगाई जा रही है, समझ में आएगा, ठीक है, ये बात है, ठीक है, ओके। ये अलग अलग है, हरियाणा पंजाब में भाई ये धाकड़ है, बिल्कुल 80% है इनके अंदर, ओके। 10% है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में और अंडमान निकोबार में। अब देखो एक और बात बतानी है कि फॉरेस्ट एरिया जो है, मतलब एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जो कि 1952 के अंदर आई थी, और उसने भाई ये बताया कि भाई कि जो लैंड है जो कि मतलब ऐसा एरिया जहां पे ट्रीज उगो होने चाहिए, हर एक कंट्री में 33% तो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ठीक है, 33% होना चाहिए। अब होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए ये बताइए, 33 क्यों होना चाहिए, ठीक है, देखिए 100 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम कहाँ रहेंगे अगर सभी जगह फॉरेस्ट हुए तो, ठीक है, ये बात ठीक है ना, हाँ, इसीलिए 33% होना चाहिए। अब 33% भी क्यों होना चाहिए, 33% इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भाई मेंटेन करना है। इकोलॉजिकल बैलेंस यदि हमें मेंटेन करना है, ठीक है, मेंटेन करना है तो उसके लिए इसका होना, फॉरेस्ट का होना जरूरी है, ठीक है। इकोसिस्टम किस तरीके से बनता है, फॉरेस्ट में क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तब बनता है इकोसिस्टम, ठीक है, ये बात सत्य है, हाँ जी, ये सत्य है। उसके बाद
देखो, एक तो ये रीजन हो गया कि भाई क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना होता है। जो दूसरा रीजन है वो ये है, कुछ ऐसी पिछड़ी जनजातियां हैं जो कि फॉरेस्ट में रहती हैं। अब बेचारी वो कहाँ जाएंगी, ठीक है, वो जंगल से तो निकलती नहीं, तो वो कहाँ जाएंगी, तो इसीलिए 33% रखा गया है कि भाई हर एक का 33% तो होना ही चाहिए। अब जो बचा है, ठीक है, मतलब जितना पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पर इससे पहले हम एक क्विज टाइम करेंगे। देखते हैं मैंने जितना पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। देखे जरा किसने कितना पढ़ा, ये हमारा क्विज टाइम आ गया है। अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को, आंसर्स भी देखेंगे इनका और रिजल्ट भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखे जरा किसने कितना पढ़ा। ठीक है, चलो क्विज टाइम के रूल्स मैं बता देती हूँ। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। मैं 1 2 3 4 5 कहूंगी। यदि आपका आंसर ठीक है तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर आपका आंसर गलत है तो मैं आपका आंसर ठीक करवा दूंगी। ठीक है, ओके, चलिए क्विज टाइम आपका शुरू होता है अब। फर्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन्स अकाउंट्स फॉर -% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। मतलब माउंटेन्स कितने हैं, ठीक है, बताना है कि माउंटेन्स कितने सरफेस एरिया को कवर करते हैं, कितना % सरफेस एरिया है, ये बताया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन 43%, सेकेंड ऑप्शन 27%, फोर्थ ऑप्शन 30% एंड थर्ड ऑप्शन 30% एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हो गया। अब आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 टाइम खत्म होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30%। इसका आंसर है 30%। यदि ये दोनों या ये भी है तो आपका गलत है। कोई नहीं, ऑल इज वेल, संतुष्टि रखते हैं थोड़ी सी, कोई नहीं, आगे ठीक होंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन, हु गेव दिस वॉइस। भाई ये किसने कहा, दिस वॉइस, ये जो शब्द है वो किसने कहे, बताइए। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट देयर इज नॉट नथिंग फॉर एवरीबडीज एनीबडीज ग्रीड। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबका पेट भरने के लिए तो है, पर लालच के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। तो किसने कहे थे, रामकृष्ण जी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन लाल बहादुर जी, थर्ड ऑप्शन गांधी जी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। किसने कहे थे ये बताने। ठीक है, ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधी जी। गांधी जी ने ये कहा था ताकि रिसोर्सेज को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, इसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं ये भूल जाती हूँ, कहा था। चलिए देखते हैं आप कितना जानते हैं। चलो, फर्स्ट ऑप्शन 32.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चलो, आपका समय अभी शुरू होता है। 1 2 3 4 5। चले, करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपने ये कर दिया तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 1 नंबर भी नहीं कटवाना हमें। और चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज रिपोर्टेड एरिया एंड फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज ऑफ इंडिया। मतलब कितना रिपोर्टेड एरिया है, कितना फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का, बताया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 94% रिपोर्टेड एरिया एंड 44% फॉरेस्ट एरिया। सेकेंड ऑप्शन 93% रिपोर्टेड एरिया एंड 34% फॉरेस्ट एरिया। थर्ड ऑप्शन 93% रिपोर्टेड एरिया एंड 33% फॉरेस्ट एरिया। फोर्थ ऑप्शन
94% रिपोर्टेड एरिया एंड 43% फॉरेस्ट एरिया। अब आपका टाइम शुरू होता है। अब बताइएगा 1 2 3 4 5 टाइम खत्म होता है। इसका करेक्ट आंसर इज दिस। यस, यदि सारे ठीक है तो भाई तुम तो इंटेलिजेंट हो मेरे से ज्यादा, मुझे तो खुद नहीं पता था, मैं तो याद करके आई हूं। ओके भाई, रिजल्ट पर चलते हैं। चलिए, आप यदि 4 क्वेश्चन ठीक है, जैसे वो आते ना कौन वर्दी में, ठीक है, वो सुनु सी आवाज आती है, सुनु ऐसे आवाज आती है ना, वो आवाज मैंने निकाल दी। चलिए रिजल्ट पर चलते हैं। मैंने डिजाइन किया है, डिजाइन है ये, क्वेश्चन नहीं लिखा, डिजाइन। यस, फर्स्ट देखो, आपका यदि 4 करेक्ट है, मतलब 4 यदि आपके सही है, चारों ठीक है, मतलब आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। 2 ही ठीक है तभी भी इंटेलिजेंट हो, 1 भी ठीक है तभी भी इंटेलिजेंट, नहीं है तभी भी इंटेलिजेंट हो। भाई मैं तो अपने आप समझूंगी। क्यों भाई, मैं तो समझूंगी, बोलो। ठीक है, चलो 4 यदि आपके करेक्ट हैं तो आपको 3 स्टार्स मिलते हैं, मतलब आप अच्छा करें, आपके लिए मैं ताली बजा देती हूँ। रुको तालियां। उसके बाद सेकंड, ये मतलब 2 आपके यदि करेक्ट हैं, 2 करेक्ट हैं, कोई भी 2 करेक्ट हो सकते हैं, तो यदि आपके 2 करेक्ट हैं तो आपको मिलते हैं 2 स्टार्स। भाई सारे क्यों नहीं हुए, कोई नहीं, मिस्टेक हो जाती है, इंसानों से ही होती है, मुझसे भी होती है। ओके, फर्स्ट करेक्ट यदि मतलब आपका 1 करेक्ट है, ठीक है, 1 करेक्ट है तो आपको मिलता है एक ब्लू स्टार, मतलब यू शुड हैव टू वर्क हार्ड अ लिटिल बिट, ठीक है, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। 0 करेक्ट है तो ऑल इज वेल। ओके, कोई नहीं, ठीक है, ये स्माइली बनाई मैंने, आप डिमोरलाइज नहीं हो ना, ठीक है, सबके गलत होते हैं, कुछ नहीं, हमारे 10 में 3 नंबर भी आए हुए हैं, पर हमने उसे सुधारा है, लेके के नहीं बैठे 10 में 3 आए मेरे से ज्यादा किसी नहीं है, ऐसे नहीं करना। ये 0 से हीरो बनना है, ठीक है, पहले से भी हीरो बनना है, दूसरे से भी हीरो बनना है। ये जब तक ठीक नहीं हो जाते, ये तब तक नहीं होंगे जब पूरी वीडियो नहीं देखोगे। और मैंने इतनी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके, लाइन टू लाइन पढ़ाया है मैंने, ठीक है। कोई भी यदि आपको डाउट हो तो मैं आपको कमेंट में कहने के लिए बोल रही हूँ, कोई भी डाउट हो कह दो, जरूरी है, दिमाग में रखना जरूरी है क्या, नहीं ना, तो कमेंट में लिख देना भाई। ओके, चलो आज हमारे जो सेशन है वो खत्म होता है। अब जो भी इसका अगला पार्ट बच गया, मतलब लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल वाला पार्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में प्लीज पूछ लिएगा, ठीक है, और ये भी बताना कि भाई मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू।